हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है 15 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से आ रही। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे सर्वोत्तम कोर्ट है, अब वो नेशनल जुडिशियल ग्रिड प्लेटफॉर्म का पोर्टल का एक हिस्सा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ना सिर्फ जो भी पेंडिंग केसेस हैं, जो अभी हियरिंग में केसेस हैं, जो केसेस फाइल हुए हैं, उन सबका डेटाबेस रियल टाइम बेसिस पे इस पोर्टल पर अवेलेबल होगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से फिगर आउट कर पाए कितने केस पेंडिंग है, कितने केस पे कितनी प्रोग्रेस हुई, और आम व्यक्ति भी जाकर चेक कर पाए कि भाई उसके केस का क्या हाल चल रहा है। तो उस सबको देखते हुए एक बड़ी पहल हुई है। मैंने कल आपको बताया था ई कोर्ट्स का थर्ड फेज आने वाला है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उसी के अंडर ये एक मुहिम थी, जो अब फाइनली आज जाकर फाइनली जब कल बयान दिया इन्होंने कि अब बहुत जल्द हम इस पोर्टल के अंदर आएंगे, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आएंगे। तो एक तरह से जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, जो ऑल द टीयर्स ऑफ कोर्ट्स, लोअर लेवल का, हाई कोर्ट का, या फिर आपका हाई सुप्रीम कोर्ट, अब सब इस पोर्टल के अंदर आ चुके हैं। दूसरी और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर है कि भारत के पास अब अधिकार होगा, भारत के पास अब ये पावर होगा कि वो सर्टिफिकेट जारी करे वेट्स का, मेजर्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत ने सर्टिफिकेट जारी किया है कंपनी को कि आपका जो वेइंग मशीन है ये सही वेट नापती है, तो उसको दुनिया मानेगी। अगर भारत ने जारी किया कि ये जो मशीन है, जो आपका मीटर है आपके टैक्सी का, ये सही है, ये सही रेट बताता है, तो दुनिया को मानना पड़ेगा, बिकॉज हमें वो सर्टिफिकेशन देने का अधिकार जो है वो मिल चुका है। तो अगर आपका वेट 100 केजी है और आप इंडिया पर दोष मढ़ रहे हैं कि नहीं यार, इंडिया ने सर्टिफाई किया है, तो भाई वो सही किया है, क्योंकि इंडिया को अधिकार हो गया है कि वो वेट्स और मेजर्स सर्टिफिकेट कंपनीज को जारी कर सकती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं होमवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है सीएम द हसी या इन्फॉर्म टू सीएम? आंसर है मणिपुर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है कन्वर्जेंस पोर्टल। ये किस मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। कौन सा नया टारगेट है रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन का अंडर द एनसीएपी बाय 2026? नया टारगेट है 40% रिडक्शन का। और कौन सा स्टेट देता है अवार्ड, आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड? मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, दैट इज उत्तर प्रदेश। अब आते हैं हमारे रिवीजन पे। इंडिया और रशिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉर्दर्न सी रूट और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को। इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट 1, मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने विजिट किया रशिया टू अटेंड द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। एग्जिस्टिंग जो मैरीटाइम रूट है वो आपका मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच है। नया रूट जो है वो रहेगा आपका कोच्चि से व्लादिवोस्तोक के बीच। ड्यूरेशन आपका कट डाउन किया गया है फ्रॉम 40 डेज टू 25 डेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। ए एंड सी यहाँ पर आंसर रहेगा। देखो यार, यहाँ पर ये तो गए नहीं है, गए कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ये गए हैं। ठीक है ना? ठीक। दूसरा, ये जो एग्जिस्टिंग रूट है, नया रूट जो है वो कोच्चि से नहीं है। कहाँ से है भाई, बताइए मेरे को, कहाँ से है? वो आपका चेन्नई से है, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक की ओर। ठीक है, और ड्यूरेशन सही है आपका 40 डेज, अब 25 डेज हो चुका है। रिसेंटली इंडिया ने रिसीव किया है पहला ट्रांच ऑफ द 295 MW एयरक्राफ्ट इन सेविया, स्पेन। इनमें से इस कंटेक्स्ट में, इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट 1, C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि आपका 5 to 10 कैपेसिटी का है और उसका कंटेम्प्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये रिप्लेस करेगा इंडियन एयरफोर्स फ्लीट एवरो 748 प्लेन्स को। TSL दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वो मिलकर जो है वो इसे एग्जीक्यूट करेगा इंडिया में। जो रिमेनिंग आपके 40 हैं उन्हें इंडिया में ही TSL बनाएगा, और इसे मैन्युफैक्चर किया है DNS ने। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इनमें सही स्टेटमेंट जो है वो आपका A, B and C है। ये गलत है, DNS, बिकॉज DNS नहीं है, एयरबस ने इसे बनाया है। ठीक है जी। विद रिगार्ड्स टू RBI का लेटेस्ट जो उन्होंने रिवीजन किया है इन द नॉर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स, HTM का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? हेल्ड टू मैच्योरिटी, होल्ड टू मैच्योर, हेल्ड टू मेजर, होल्ड टू मेजर। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी। ये इसका दोस्तों आंसर आपके सामने रहेगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ये आंसर बिल्कुल सही है।
इन्वेस्टमेंट जो कि मैच्योरिटी तक आपको रोक के रखना है और उसके रिटर्न आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेंगे, उन इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं कि वी हैव केप्ट द इन्वेस्टमेंट्स टिल हेल्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कौन सी स्टेट असेंबली में, जहां पर उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी बात की है। आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। नागालैंड पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था और हिमाचल प्रदेश ओवरऑल आपका पहला स्टेट था जिसने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जो कि ट्रांसपेरेंसी और पेपरलेस फॉर्म लाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के फंक्शनिंग में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी एक मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आपका नागालैंड? वेल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। इसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। इन्होंने जो गेस्ट लेक्चर्स का ऑनरेरियम है, उनकी जो एक पर आवर फीस है, उसको भी इंक्रीज किया है और ये सारा कुछ एमपी के अंदर ही आपका हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नागालैंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूसीसी को लेकर इसने क्लियरली कहा है कि हम आपत्ति जताते हैं और हम इसके अंडर नहीं आ सकते। इसके अलावा जो ओबीसी कोटा है गुजरात में, वो 27% दोस्तों जो है वो कर दिया गया है, उस वजह से गुजरात भी आपका न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है सबको, एवरीवन? ओके। अब आते हैं हमारी करंट अफेयर्स पे। पहली करंट अफेयर पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करेगा द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसका ऐलान किया है। बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस है जो कि रियल टाइम बेसिस पे जो फाइलिंग होती है, डिस्पोजल होता है केसेस का, उनको फिल करेगा और अब ये सब कुछ अवेलेबल होगा एक फिंगरप्रिंट पर, आप चेक कर पाएंगे उस पोर्टल पर, उस एप्लीकेशन पे जाकर। इसका अनाउंसमेंट किया भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम NJDG दैट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में ज्वाइन होने वाले, और ये उन्होंने कल के दिन अनाउंस किया। NJDG जो है ये एक पोर्टल है जिसमें नेशनल रिपोजिटरी क्या होती है? डेटाबेस है डेटास का, जिसमें जितने भी केसेस है, चाहे वो इंस्टीट्यूटेड है, चाहे पेंडिंग है, डिस्पोज्ड है, चाहे कोई भी कोर्ट का होगा पूरे देश के अंदर, वो सारा डेटाबेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऑनबोर्डिंग से, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से, अब हर तरह के कोर्ट के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उनके और केसेस को पढ़कर एक साथ संभल कर कंपेयर करके जो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है, कैसे हम रिसोर्स डिप्लॉय करें, कहाँ पर केसेस ज़्यादा है वहाँ भेजो ज़्यादा, वो हो गया। मैन पावर कैसे हम कंट्रोल करें, इसके अलावा एक ही डेटा सोर्स है, आपको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, और इससे रिसर्च वर्क भी आने वाले केसेस के लिए लॉयर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिलेगा NJDG की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के इसके अंडर आने की वजह से। अगर हम NJDG की बात करें, इसे बनाया है भारत के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और उसके लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है विद दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ऑफ द कंप्यूटर सेल ऑफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। और अब फाइनली जो तीनों टीयर्स हैं हमारे जुडिशरी के, वो इस पोर्टल के अंडर आ चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप शो देख रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं इसका माइंड मैप। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है मैंने बता दिया आपको। फंक्शन क्या है? फंक्शन करेगा एक ऑनलाइन डेटाबेस के तौर पर हर तरह के केस का, चाहे वो बैकलॉग केस है, चाहे पेंडिंग है, चाहे वो इंस्टीट्यूट केस है, चाहे डिस्पोज ऑफ है, सारा केस यहाँ रहेगा हर तरह के कोर्ट का। इसके अलावा एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस है NJGD, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2020 में, दूसरे फेज में। और इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने पहले बताया, हर तरह का डेटाबेस है और यहाँ पर नंबर भी है। अक्रॉस इट विल हैव डिटेल्स from 18,735 districts and subordinate courts as well as high courts across the India। इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनका डेटा, हाई कोर्ट का डेटा, सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है रियल टाइम डेटा अपडेट, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स इन्फॉर्मेशन। भैया प्रॉपर सोर्स है, बेहतरीन सोर्स है, आप सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। और पेंडेंसी जो केसेस की है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह से कैंसर है हमारे जुडिशरी के लिए, कि बहुत सारे केसेस लंबे समय चले जा रहे हैं, उनके पेंडेंसी को भी ये रिड्यूस आपका कर देगा। तो उन सब को देखते हुए ये पूरा जो एक एडिशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो आज बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। फिर दोस्तों, सेंटर ने अग्री किया है, एक पिटीशन दायर की गई थी एक NGO के जरिए, कि भारत के अंदर जो एसेंशियल आपके ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग एसेंशियल ड्रग्स हैं, उनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी महंगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में
जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने कहा कि हमने पहले कोशिशें की हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो फार्मूला क्या है जिस बेसिस पर हम प्राइस डिसाइड करते हैं ऑफ द एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उसका फॉर्मूला वो सुप्रीम कोर्ट को जल्द बताएंगे। तो सेंटर ने अग्री किया है कि वो एक ऑन रिकॉर्ड पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो मैकेनिज्म क्या है जो कि कंट्रोल करता है प्राइस ऑफ द लाइफ सेविंग एंड एसेंशियल ड्रग्स। नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ने रिवाइज किया था प्राइस एसेंशियल मेडिसिन को, और रिवाइज किया गया था अंडर दी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, जिसका मेन वर्क है रिवाइज करना और एक सीलिंग प्राइस बनाना कि उससे अधिक प्राइस पर उससे नहीं उस ड्रग को ना सेल किया जाए। और ये पूरी एक्टिविटी की थी बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि ड्रग्स को मेडिसिनल ड्रग्स को कंट्रोल करने में, प्राइस कंट्रोल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा दोस्तों जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रैल में कहा था कि वो जो सीलिंग प्राइस है 651, नंबर सुनिएगा ध्यान से, 651 आउट ऑफ 870, इतने जो आपके प्राइस हैं, इतने जो मेडिसिन हैं, उनको उन्होंने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और दे हैव नाउ बीन अंडर द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये जानकारी भी दी गई थी और जानकारी कोर्ट को दी फिर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कि भाई इसको लेकर हम एक अपडेटेड एफिडेविट भी आपके सामने पेश करेंगे। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि जो एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स को लेकर सरकार एक मैकेनिज्म जो है वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा अथॉरिटी कौन सी होती है ड्रग प्राइस कंट्रोल करने के लिए, कितने ड्रग्स के कितने लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि आपके अब आ गए अंडर द एसेंशियल मेडिसिन, वो भी मैंने आपको बता दिया। इन पे सवाल एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, भारत इज नाउ अ कंट्री विच कैन इशू सर्टिफिकेट्स ऑन मेट्रोलॉजी। OIML सर्टिफिकेट्स कहते हैं जिससे वेट्स और मेजर्स का सर्टिफिकेट हो सकता है। मतलब वो डिवाइस को अगर इंडिया सर्टिफाई किया है, इंडिया की तरफ सर्टिफाई हुआ है हमारी लैब से, तो वो उसको दुनिया भर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इंडिया ऐसा करने वाली पहली कंट्री नहीं है, इंडिया इज द 13th कंट्री। तो भारत बिकम 13th कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, इनको वो जारी कर सकती है। ठीक है, और ऐसे करने वाली ये इंडिया जो है वो आपकी 13th कंट्री है। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, और इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट भी है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? ये 13 कंट्री आपकी है। OIML की बात कर ले, चलिए। OIML जो है 1955 में इसने इम्प्लीमेंटेशन का हुआ था। नहीं दिख रहा है, मैं जरा करता हूँ। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुआ था आपका 1955 में। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर बना 1956 में और इसके हेडक्वार्टर्स आपके पेरिस फ्रांस में है। ठीक है जी, और इंडिया इसका एक 13 मेंबर बना है, 13th बना है कंट्री जिसको सर्टिफिकेट जारी करने का परमिशन मिला है। फिर दोस्तों सेकेंड एडिशन ऑफ द ICAR सीबा श्रिम्प फार्मर्स कॉन्क्लेव आपकी ऑर्गेनाइज की गई है। ये कॉन्क्लेव आपकी ऑर्गेनाइज की गई इन नवसारी गुजरात में। वहाँ पर ये कॉन्क्लेव जो है उसको आपका ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इस कॉन्क्लेव में सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट की, जो भारत के मिनिस्टर हैं फिशरीज के पुरुषोत्तम कुमार रूपाला, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, देखिए वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसमें हम राबी, खरीफ और जो कैश क्रॉप्स हैं उनको लेकर हम इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन अब खास तौर पे अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मैंने बताया ना कल इसकी चर्चा की थी मैंने आपसे, उसके अंडर एक श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, श्रिम्प जो है उस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए ये किया गया है और जिसे ऑफर करेगा एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी, वो इस पर्टिकुलर स्कीम को ऑफर आपका करेगा। इसके अलावा उन्होंने 40.05 लाख रुपीस एक टोटल सम उन्होंने एक तरह से हैंडओवर किया जो कि इनकम है अर्न बाय SC ST एंड केज कल्चर बेनिफिशियरीज ऑफ नवसारी रीजन। जो उन्होंने एक स्कीम के जरिए पैसे कमाए थे उसको ऑफिशियली हैंडओवर किया गया टू द SC ST एंड केज कल्चर बेनिफिशियरीज ऑफ द नवसारी रीजन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर 3 सवाल बनेंगे। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? नंबर 1। नंबर 2, श्रिम्प इंश्योरेंस स्कीम किसने लॉन्च किया? नंबर 4, किनको हैंड ओवर किया गया? ये सवाल सबसे कम होगा, लेकिन उसके अलावा ये 2 चीज़ें तो
एग्जामिनेशन में आपके आ जाएंगी। सीबा का फुल फॉर्म आप स्किप कर सकते हैं, मैंने जानबूझकर नहीं बताया बिकॉज रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, बहुत ही अलग सी खबर है। मेक्सिको में एक यूएफओ एंथुजियास्ट है जिनका नाम है जाएम माउसान। ये 2015-2017 में भी न्यूज़ में थे बिकॉज इन्होंने उस समय भी कुछ मम्मीज दिखाए थे एक संस्था को, सरकार को, संस्था को, जो कि बाद में पाया गया कि वो फेक थे या उन्हें बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब इन्होंने एक नया क्लेम किया है और जिसको लेकर कई संस्थाएं, इनफैक्ट मेक्सिको की जो कांग्रेस है ना, वो काफी ज्यादा सीरियस है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ अवशेष नहीं कहूँगा, कुछ कॉप्स दिखाए हैं, कुछ आपके शव दिखाए हैं जिनका जो स्वरूप है वो कुछ हद तक या काफ़ी हद तक एलियन जैसा लगता है, या फिर जैसा हम समझते हैं एलियंस होते हैं वैसा लगता है। बिकॉज स्टीवन स्पीलबर्ग का एक मूवी था ईटी, उसमें ऐसे एलियंस को दिखाया गया था, तो कुछ वैसा ही रूप इनका लगता है। इनका मानना है कि ये नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये यूएफओ के ज़रिए अर्थ पे आए थे। और मेक्सिको में पहली बार एक ऐसी हियरिंग हो रही है कांग्रेस में जो इस मुद्दे पर बात कर रही है। अगर मेक्सिको इसको एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करती है कि यूएफओ हैं और एलियंस हैं, तो वो पहली कंट्री होगी जिसने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि एलियंस होते हैं। ठीक है, ये पहली बात होगी। अब ये दो बॉक्सेस थे, उनमें दो बॉडीज थी, छोटी स्टफ्ड बॉडीज थी और दोनों के हाथ में 3 ही उंगलियां थी। ठीक है, और उनका मानना है, उन्होंने साइंटिस्ट भी लाए थे साथ में और उन्होंने वेरीफाई कराया कि 2017 में नास्का वैली में, पेरू में ये स्टफ्ड बॉडीज आपकी पाई गई थी। और इसके लिए, और इसका जो कार्बन डेटिंग करके चेक किया गया तो इनकी जो ये जो एज है वो 700 से 1800 साल पुरानी ये बॉडीज कही जाती हैं, इतनी एज की ये हो सकती हैं। और ये हुआ है। अब इस पे इंटरेस्टिंग देखना होगा कि बदलाव क्या होगा, क्योंकि कल के दिन नासा, देर रात, मैं कल अपडेट कर दूंगा आपको, नासा की एक रिपोर्ट आने वाली है जो कि यूएफओ को लेकर आएगी। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ एक ही दिन में आपका गुजरा है। तो मेक्सिको कैन बिकम द फर्स्ट कंट्री जो कि ऑफिशियली एक्सेप्ट कर सकता है कि एलियंस हैं, नॉन ह्यूमन स्पीशीज या ऐसे स्पीशीज जो अर्थ के नहीं है, एलियंस हैं, बाहर से आए, वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बुरी खबर है, 20,000 से ज़्यादा, और ये ऑफिशियल नंबर से तो इससे ज़्यादा होंगे ही, अधिक लोगों की डेथ हो गई है ड्यू टू द स्टॉर्म डैनियल एंड ड्यू टू द फ्लैश फ्लड जो कि डरना सिटी में आपका हुआ, लिबिया में। पहले नंबर्स कहे गए थे 2 से 2.5, पहले कहे गए 1000, फिर 2 से 2,500, लेकिन अभी नंबर्स इजीली 20,000 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। ईस्टर्न लिबिया का, जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास हिस्सा पड़ता है, वहाँ की सिटी है डरना, जहाँ पर मैक्सिमम कैजुअलिटीज आई हैं। एक रीज़न है स्टॉर्म डैनियल भी, बिकॉज उस स्टॉर्म के हिट करने से भी हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके 2 डैम्स थे, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब था, तो वो डैम्स आपके ब्रेक हो गए और पूरा पानी जो है वो फिर शहर में फैल गया और करीब 20,000 से अधिक लोगों की डेथ उस फ्लड में आपकी दोस्तों हो गई है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये वो डरना सिटी का एरिया है, मेडिटेरेनियन सी है, और कुछ यहाँ से होता हुआ आपका जो स्टॉर्म डैनियल है वो आपका गया है। और इस स्टॉर्म ने ना सिर्फ अटैक किया है लिबिया को, बल्कि कंट्रीज लाइक ग्रीस, तुर्की, बल्गारिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज को भी इस जो ये आपका एक स्टॉर्म है उसने इफेक्ट किया है। तो उसको देखते हुए ये बड़ी बुरी खबर आ रही है फ्रॉम लिबिया। फिर दोस्तों, रिपब्लिकन नेता मिट रोमनी, जो इकलौते ऐसे रिपब्लिकन थे जिन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस, जो इम्पीचमेंट एक्सरसाइज थी, उसमें इन्होंने सामने खड़े होकर बोला था कि आई गो अगेंस्ट द सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने रिटायर किया है फ्रॉम यूएस सेनेट बाय द एंड, आफ्टर द एंड ऑफ दिस टर्म, और वो 2024 में चुनाव के लिए खड़े आपके नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, 2012 में ये प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे उनके, और उसके बाद इनकी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा इन्फेमस थी ट्रम्प से, बिकॉज इन्होंने उनके अगेंस्ट गए थे, उनके अगेंस्ट ये बेसिकली आपके गए थे, और अब ये 2024 मेरी इलेक्शन के लिए चुनाव में खड़े नहीं होंगे। तो उनका नाम है मिट रोमनी। फिर दोस्तों, अमेज़न की जो अमेज़न वेब सर्विसेज हैं, उन्होंने कोलैबोरेट किया है भारत के ISRO के साथ,
और मिलकर दोनों लोग जो एआई के संभावनाएं हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, उन पर ये फोकस करेंगे। ठीक है, मेन फोकस रहेगा कैसे एआई का यूज़ करके स्पेस टेक इनोवेशंस को कर पाए, और इसके लिए दोनों ने कोलैबोरेशन यहाँ पर किया है। इस कोलैबोरेशन में तीसरा जो मेंबर है जो इनके साथ मिलकर इसको एक्सप्लोर करेगा वो है इसरो का ही जो उसकी कमर्शियल विंग है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। वो इनके साथ मिलकर ये पूरा काम आपका दोस्तों जो है वो करने वाला है। फिर नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये तो हम कल कर चुके हैं, लेकिन इसको लेकर अपडेट ये आया है कि वाटर के सिम्टम्स भी मिलने के चांसेस अब यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बीआरओ जो है वो बिल्ड करेगा दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। मैंने आपको बताया था 12 सितंबर को 90 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है एक साथ राजनाथ सिंह जी ने। उसी के दौरान एक खबर भी आई कि जो लद्दाख में एक जगह है न्योमा रीजन, न्योमा रीजन में दुनिया का सबसे ऊंचा जो आपका फाइटर एयरफील्ड है उसको यहीं पर डेवलप किया जाएगा। बेसिकली बीआरओ का गोल है पिछले 1-2 साल से कि वो कैसे कनेक्टिविटी को, डिफेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करें, और स्पेसिफिकली रीजन्स लाइक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस का और रोड्स का काफ़ी खराब है, उन्हें कैसे वो बेहतर करे और कैसे लिंक करे देश को उन एरिया से भी थ्रू बिल्डिंग रोड्स, थ्रू बिल्डिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो उसको लेकर न्योमा रीजन में जो लद्दाख में जो आपका एयरफील्ड होगा वो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड के तौर पर वो शुरू होगा। फिर आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। भारत का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, बात समझिएगा ध्यान से, प्रोड्यूसर के लिए जो इन्फ्लेशन है, जो मैन्युफैक्चरर के लिए इन्फ्लेशन है, जो उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसमें सिर्फ हम बात करते हैं गुड्स की, होलसेल गुड्स की, हम यहाँ पर सर्विसेज की बात नहीं करते हैं। तो एक इंडेक्स हम बनाते हैं जिस इंडेक्स में हम 676 आइटम्स को रखते हैं। ठीक है, और इन आइटम्स को ऑन अ मंथली बेसिस इनकी एवरेज प्राइस चेंज को हम निकालते हैं, और उस एवरेज प्राइस चेंज को हम कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इस इन्फ्लेशन को कहते हैं हम होलसेल इन्फ्लेशन। तो लगातार 5वें महीने इन्फ्लेशन जो है होलसेल मार्केट में वो नेगेटिव में है, और इस बार है वो -0.52% फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। हालांकि अगर हम कंपेयर करें इसको जुलाई से, तो जुलाई में ये आपका था नेगेटिव 1.36%, तो उससे बेहतर हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट है इसे पेश करता है द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, और वो हर महीने इस रिपोर्ट को जो है वो आपका पेश करता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है, वो इन्फ्लेशन रेट आपका जो इस समय है दैट इज एट -1.36%। इस रेट पर इन्फ्लेशन रेट हमारा रहने वाला। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए कब से क्या हुआ है, ये लगातार देखते रहिए, बस ये देखते रहिए। -0.92% मार्च में था, -3.48% अप्रैल में, फिर मई में, फिर जुलाई में आपका -1.36% पे था, और अब अगस्त में आपका ये अभी अगस्त में आपका -0.52% पर आ चुका है। नेगेटिव हमेशा अच्छा भी नहीं होता, खराब भी नहीं होता। अगर कंसिस्टेंटली बेटर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, मतलब दिस इज़ अ गुड साइन, इसमें कुछ बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर अभी हाल ही में टोमेटो का प्राइस काफ़ी बढ़ गया था, तो उसका रीज़न ये नहीं हो सकता। उसका रीज़न एक चीज़ हो सकती है कि मतलब ये हो सकता है, ऑफ कोर्स ये तो इंडिकेटर है, लेकिन रीजंस क्या है? रीज़न ये है कि कई लोगों ने, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो स्टॉकिंग कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं उस चीज़ की। ये सोचिए कि आगे चल के मौसम ख़राब होगा, तो अगर प्रोड्यूस कम हुई तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास चीज़ें बचेंगी नहीं, या फिर जानबूझकर प्राइस बढ़ाने के लिए। अभी आप देखना अनियन के प्राइस भी बढ़ेंगे, अब देखना अभी आप, क्योंकि अगेन वहाँ पर भी यही होगा, वहाँ पर भी एक फ्लक्चुएशन पैटर्न बन चुका है हमारे यहाँ कि एक टाइम पे 1-2 आइटम्स के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे। भारत की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को, कई सारे इनिशिएटिव्स को, लैंड्स को, प्रोजेक्ट्स को स्टडी करती है, और अगर कोई उनके पास एक केस लाता है जिसमें एनवायरनमेंट का हनन हो रहा है, एनवायरनमेंट का मिसयूज़ हो रहा है, तो उस पर फिर वो उस पर वो कंडेम भी करती है, और उस पर वो एक तरह से पीनलाइज भी करती है गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को। तो जो एनजीटी है मध्य प्रदेश का, उन्होंने एमपी गवर्नमेंट को एक तरह से बोला है, उनसे पूछा है कि कैसे इतना डैमेज हुआ वाटर बॉडीज़ को ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ क्रूज वेसल्स
इन द भोज वेटलैंड। वहाँ पर क्रूज वाटर वेसल्स का यूज़ करने की वजह से कैसे वहाँ का जो वाटर बॉडी पूरा स्ट्रक्चर इकोसिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा है। भोज वेटलैंड दोस्तों एक वेटलैंड है। वेटलैंड बेसिकली एक बहुत ही फर्टाइल भूमि होती है जो पार्शली सबमर्ज होती है वाटर में, पार्शली सरफेस होती है और बहुत ही रिच इन सॉइल भी होती है और बहुत ही ये एक कंजर्व्ड एरियाज होते हैं जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। और वैसे भी भोज वेटलैंड जो है वो एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस जिनको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो रामसर साइट ये है और इसको लेकर उन्होंने एमपी गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि ऐसा कैसे आपने होने दिया। अगर हम एनजीटी की बात करें तो एनजीटी का जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। एनजीटी आपका शुरू हुआ 2010 में और प्रकाश श्रीवास्तव इसके करंट में चेयरपर्सन है। अगर हम भोज वेटलैंड की बात करें तो भोज वेटलैंड के दो ह्यूमन में रिजर्वायर्स हैं। एक है आपका अपर एंड लोअर लेक जो कि लोकेटेड है सिटी ऑफ भोपाल में। अपर लेक का नाम है भोजताल जिसे हम कहते हैं बड़ा लेक और बड़ा तालाब, और दूसरा है लोअर लेक जिसे हम कहते हैं छोटा तालाब। और 2002 से ये एक रामसर साइट है। तो बिकॉज ऑफ अर्बन कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ अर्बन यूसेज ये डैमेज हुआ है और इसको लेकर एनजीटी ने इनसे सरकार से एमपी सरकार से सवाल आपके पूछे हैं। दोस्तों एक तारीख है 12 सितंबर 1897। ये तारीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। 21 हमारे देश के जवान थे, 21 हमारे देश के सोल्जर्स थे, सिख वॉरियर्स थे टू बी वेरी पर्टिकुलर। और सारागढ़ी करके एक कम्युनिकेशन टावर था जो कि दो फोर्ट्स के बीच का एक टावर था। ठीक है, एक फोर्ट गुलिस्तान था, एक दूसरा फोर्ट था और एक तरह से कम्युनिकेशन टावर का काम करता था और मैक्सिमम एक टाइम पे 40 सोल्जर्स ही यहाँ पर रहते थे। लेकिन वो दिन है 12 सितंबर 1897 का जब 21 सोल्जर्स थे, बाकी जो अंग्रेजी लोग थे सब भाग गए थे और 21 सिख वॉरियर्स वहाँ पर थे और उन्होंने डिफेंड किया था उस पॉइंट को और डिफेंड करते करते वो शहीद हुए थे। हविलदार इशार सिंह का नाम पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने उस पलटन को अगर मैं कहूँ उसको लीड किया था। और दुनिया के मिलिट्री इतिहास में एक वर्ड आता है लास्ट स्टैंड, कि जो आखिरी टुकड़ी होती है, जो आखिरी सोल्जर्स होते हैं वो कब तक अपने पॉइंट को मेंटेन करते हैं, अपने पॉइंट को कंसीड करने नहीं देते हैं। उस टैक्टिक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे 21 सिख वॉरियर्स ने 600 से अधिक अफगानी ट्राइबल्स को मार गिराया, 200 को इंजर कर दिया और 7 घंटे तक ये वॉर चली। उस साइड 10,000 8 से 10,000 अफगानी ट्राइबल्स थे और इस साइड सिर्फ 21 थे। इसको लेकर मैं चाह नहीं रहा था बोलना, लेकिन इसको लेकर एक मूवी बनी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, केसरी। अच्छी मूवी है लेकिन मैं चाहूँगा आप इस बारे में पढ़ें। तो सवाल ये है कि न्यूज़ में इसलिए है, एक तो अभी इसकी 126 एनिवर्सरी थी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ सारागढ़ी मेमोरियल फिरोजपुर में, और इनकी याद में इसे जो है वो वहाँ पर उन्होंने ये मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन ले किया। तो हमेशा हमें याद करना चाहिए। और ये आज मैं इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ बिकॉज आज से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में आप सुना होगा कि कैसे एक जम्मू कश्मीर डीएसपी कैसे भारत के और दो सेना के जवान वो शहीद हुए, टॉप अफसर्स थे, कर्नल थे। और तो हम लोग भूल जाते हैं यार, है ना, हमें इनको याद रखना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेज पे। दोस्तों आज का दिन इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज मेरा डे है या मेरे जैसों का डे है। मैं टीचर तो हूँ, एजुकेटर नहीं, टीचर तो हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंजीनियर भी हूँ। मैं अपने आप को कहता हूँ हाफ इंजीनियर बिकॉज मैंने बीटेक किया है 5 साल में, तो बीटेक मेरी बहुत पुरानी यादें हैं। तो इंजीनियर्स डे जो है वो आज मनाया जाता है और ये मनाया जाता है उन इंजीनियर्स के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हैं। मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, आईटी में नहीं भाई। इंजीनियरिंग का कोर फील्ड हमेशा से था सिविल मैकेनिकल, है कि नहीं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वो इंजीनियर्स हैं कायदे से। बाकी हाँ आईटी इंजीनियर भी हैं, लेकिन हाँ वो कोर था।
तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है बिकॉज ऑफ इस दिन पड़ती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया, जो इंडिया में काफ़ी एक बड़े इंजीनियर रहे। इन्होंने आज़ादी से पहले एक डैम था मैसूर का, कृष्णराज सागर डैम, उस डैम का पूरा नक्शा उसे बनाने में इनका बड़ा रोल था। और बड़ा रोल था इनफैक्ट इनको 1955 में भारत रत्न भी दिया गया अपने आर्किटेक्चर, अपने इस सारे कार्यों की वजह से। और ये डे ना सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है 5 सितंबर को, बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को ही ये डे मनाया जाता है। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल द इंजीनियर्स वॉचिंग द वीडियो एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट दोस्तों, PMMSY ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसकी 3rd एनिवर्सरी हमने दोस्तों जो है ऑब्जर्व की थी। मैंने इस फोटो को इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि इसी के अंडर आज मैंने बताया ना आपको, वहाँ पर श्रिम्प इंश्योरेंस स्कीम जो है वो ऑफर की गई, वो इसी पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। फिर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जो तमाम तरह के स्किल कोर्सेज हैं सरकार के, उनको उस पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे। उस पोर्टल पर स्किल इंडिया को लेकर सारी डिटेल्स आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो उसको लेकर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर चाहे वो स्किल हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, उन सारे बेस के जो स्किल कोर्सेज हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। बेसिकली है क्या, देखिए बेसिकली ये है एक तरीका ताकि पब्लिक ऑनलाइन जाकर स्किल सीख सके। अभी तक क्या था, अभी तक स्किल इंडिया मिशन था जिसमें अलग अलग जगहों पे जाकर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती। ये ऑनलाइन है। बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर स्किल सर्विसेज ऑनलाइन ही वो सीख सके। ठीक है, इसका मतलब DPI का मतलब ये होता है। इसे बनाया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने और इसे बनाया गया है अंडर दी संकल्प प्रोग्राम। और व्हाट इज संकल्प, फुल फॉर्म जानते हैं पहले। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। कैसे हम स्किल्स को अक्वायर करें, कैसे स्किल्स अपने अंदर लाएं, नॉलेज को कैसे बढ़ाएं ताकि हम अपना जीवन यापन, अपना लाइवलीहुड बना सकें। ठीक है, ये प्रोग्राम है जिसे बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने विद वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। और इसी के अंडर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लॉन्च आपका किया गया है। इसका पूरा नाम है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे होगा क्या, देखो इस प्लेटफॉर्म पे 264 स्किलिंग कोर्सेज होंगे फ्रॉम 42,623 सेंटर्स और मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ये कोर्सेज को ऑफर किया जाएगा। बड़ी बात, इससे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ से कोर्सेज करते हैं तो आपको DVC दिया जाएगा। DVC क्या होता है, डिजिटली वेरीफाइड क्रेडेंशियल, जो कि एक बहुत ही सेफ, सिक्योर और एक टैंपर प्रूफ वे है ताकि आप दिखा सको कि मेरे अंदर ये स्किल है और सामने वाले को मानना पड़ेगा बिकॉज आपका सर्टिफिकेशन यहाँ से होगा। इसके अलावा ये ऑफर करता है एक डिजिटल CVC थ्रू अ पर्सनलाइज्ड QR कोड। मतलब सामने वाला QR कोड दिखा दो, वहां से स्कैन करके वो चेक कर लेगा। कई बार क्या होता है ना कि कई बार हम स्कैन कोड दिखाते हैं, फेक होती है, यहाँ पर QR कोड मिलेगा ताकि इस डेटाबेस से उसको आप दिखा सको कि देखो ये मेरा डिजिटल वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, ताकि वो आप एक्सेस कर पाए आपके पास एक्सपीरियंस या स्किल क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म को धर्मेंद्र प्रधान साहब ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों 1 साल पूरे हो चुके हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के। ये पॉलिसी का मेन मकसद है कैसे सप्लाई चेन को, कैसे ट्रांसपोर्टेशन को हम बेहतर करें। इसको लेकर कई कैंपेन चलाए गए थे। इसका एक और मकसद है कैसे हम जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है उसमें शक्ति प्रदान कर सकें। जो गति शक्ति हमारा मेन प्रोग्राम है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करें और इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए बाय 2025। वो करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इट वाज बेसिकली अ सिस्टर कंसर्न ऑफ नेशनल गति शक्ति ऑफ द PM गति शक्ति प्लान, उसी के अंडर ही आया था। और अब ये जो प्लान है आपका उसको 1 साल पूरे आपके हो चुके हैं। अब अगर 1 साल पूरे हो चुके हैं तो आइए जानते हैं इसके टारगेट क्या क्या थे। टारगेट पहला था भारत के अंदर जो सप्लाई चेन का, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है उसे कम करना। दूसरा, इंडिया की जो रैंकिंग है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में, उसमें टॉप 25 में आना बाय 2030।
एक ऐसा डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना जो कि इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक सिस्टम को बेहतर कर सके। ये 3 टारगेट्स पे काम किया गया था। नंबर 1, लॉजिस्टिक जो इंडिया में कॉस्ट है उसे कम करना। नंबर 2, जो इंडेक्स है उसको लेकर उसमें टॉप 25 में। नंबर 3, एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म जिसके बेसिस पर हम इंडिया के अंदर लगातार लॉजिस्टिक्स में बेहतर कर पाए। ये टारगेट्स था। प्रोग्रेस की बात करें तो इसके लिए इंडिया ने यूलिप करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर यूजर्स जो अपने गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वो इंटीग्रेट करके देख पाए कि उनका डेटा, उनका ट्रेड कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है। तो एक टाइम बाउंड सप्लाई चेन प्रोसेस बनाने के लिए, एक टाइम कमिटेड सप्लाई चेन प्रोसेस बनाने के लिए यूलिप का यूज किया गया, ताकि हम चेक कर पाए कहां से कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है, और एक टाइम बाउंड वहां पर इंटीग्रेशन हो सके। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक ग्रुप, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी एक ग्रुप बने ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो सप्लाई चेन है उसको बेटर कर पाए। फिर एक लॉजिस्टिक डेटा बैंक बने, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि एग्जिम मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्गो का जो आपका जो उसका एक टाइमलाइन है, उसका जो ट्रैकिंग है, उस ट्रैकिंग के लिए इस बैंक को बनाया गया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अक्रॉस द कंट्री एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम था लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स जहां पर सप्लाई चेन बेहतर है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का सर्विसेज का बेहतर है, स्पेसिफिकली गुड्स का बेहतर है, उनकी रैंकिंग। और इस साल की रैंकिंग अभी आई नहीं है। वैसे अगर हम बात करें तो स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, गुजरात, आंध्रा, टू एन एक्सटेंट महाराष्ट्र ये बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इस साल की रैंकिंग आनी बाकी है। तो ये रैंकिंग बताएगी कि कौन सा स्टेट कितना कर रहा है, या फिर भारत के अंदर ओवरऑल स्टेट्स कैसा कर रहे हैं। तो उस रैंकिंग को भी हमने प्रोग्रेस के अंदर काउंट किया है। थोड़ा टिपिकल है, मुझे पता है, लेकिन आएगा यार, ये है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ आएगा। ये फुल फॉर्म आ जाएगा आपका, ये फुल फॉर्म आ जाएगा, ये फुल फॉर्म आ जाएगा। मैं कैसे छोड़ देता है इसको, मुझे पता है आप लोग रो दोगे, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूँ इसको। समझो आसान से कि कैसे सप्लाई चेन को बेहतर करना है, उसको लेकर पॉलिसी बनाई गई। उसको 1 साल हो गए तो सवाल आएगा, सवाल आ रहे हैं, फुल फॉर्म आएगा, क्या होता है वो आएगा, क्या टारगेट था वो आप समझने के लिए याद करना, बस यही आएगा। अब आते हैं, अब टेंशन मत लो, मत, अब आसान हो गया है। बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स, ऑल्सो नोन एज बेन स्टोक्स, जो कि विराट कोहली ने, अभी मैंने सुना है उनके बेस्ट प्लेयर हैं ये, उन्होंने बोला है ये बात। तो जो बेन स्टोक्स हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाईएस्ट एवर ओडीआई स्कोर बाय इंग्लिश बैट्समैन कर दिया है। और उनका स्कोर है आपका 182 ऑफ 124 बॉल्स, ये इन्होंने स्कोर यहां पर कर दिया है। दूसरा शुभमन गिल, जिन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो अब दुनिया के ओडीआई में नंबर 2 बैटर हैं, जस्ट बिहाइंड बाबर आजम, और वो सेकंड नंबर पे आपके दोस्तों आ चुके हैं। पहली बार ऐसा है कि काफ़ी समय बाद पहली बार ऐसा है कि टॉप 10 में 3 इंडियंस हैं। नंबर 2 पे शुभमन गिल, नंबर 8 पे रोहित शर्मा एंड नंबर 9 पे विराट कोहली। ये बहुत समय बाद ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने देखा है। फिर दोस्तों रोहित और कोहली ने कंप्लीट की है 5000 रन्स की कंबाइंड पार्टनरशिप इन ओडीआईज, और इन्होंने ये किया 86 इनिंग्स में। तो 86 इनिंग्स में इन्होंने 61.82 के एवरेज से 5008 रन बनाए हैं, और इन्होंने मिलकर 18 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी स्टैंड्स जो हैं वो यहाँ पर दोस्तों बनाए। और इसी के साथ दे आर ऑल्सो द फास्टेस्ट टू स्कोर 5000 रन टुगेदर। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वेस्ट इंडीज के डुओ गॉर्डन ग्रीनिच का एंड डेसमंड हेन्स का 97 इनिंग्स में, और अब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है आपका इन ओनली 86 इनिंग्स में टू स्कोर 5000 रन टुगेदर। फिर दोस्तों कुलदीप यादव इज द क्विकेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 ओडीआई विकेट्स। इन्होंने ये स्कोर किया है, और इन्होंने सिर्फ 88 मैचेस में 150 विकेट्स लिए हैं, और इनका बेस्ट है 6 for 25 और इनका एवरेज 25.64। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा ये सेकंड क्विकेस्ट बॉलर है इंडिया के। देखिए स्पिनर में नंबर 1 है, लेकिन बॉलर में इंडिया के सेकंड पे हैं। इनसे क्विकेस्ट लिए हैं विकेट्स मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने 150 विकेट लिए थे 80 मैचेस के अंदर। तो उनके बाद बॉलर्स में है, स्पिनर्स में ये आपके इंडिया के क्विकेस्ट स्पिनर आपके हैं। इंडिया की सिंधु गंगाधरन अपॉइंट की गई है नैस्कॉम की वाइस चेयरपर्सन। ये इस समय सीनियर वीपी हैं, एमडी हैं एसएपी लैब्स इंडिया की,
और SAP यूजर एनेबलेंट को भी रिस्पॉन्सिबल है, और अब ये NASSCOM की वाइस चेयरपर्सन है। NASSCOM में जो फाउंडर्स थे वो नीलकनी साहब थे और देवांग मेहता थे। NASSCOM फॉर्म हुआ आपका 1988 में, उसके हेडक्वार्टर्स आपके नोएडा यूपी में बेस्ड है। फिर दोस्तों एक आर्मी डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर AM गोखले। इन्हें सॉरी एक आर्मी डॉक्टर है, इनका नाम माफ करिएगा, इनका नाम है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। माय मिस्टेक गाइस, आई एम रियली सॉरी। ये इंडियन आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, काफ़ी डेकोरेटेड आर्मी के अफसर हैं, और इन्हें डॉक्टर AM गोखले अवार्ड जो है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले से बिलोंग करते हैं, और इन्हें सेना मेडल भी मिल चुका है, और इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी दोस्तों जो है वो मिल चुका है। तो इनको इस बार AM गोखले अवार्ड जो है वो दोस्तों दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर मिनी रत्न कंपनी है, जिसका नाम है आपका एक कंपनी है आपकी राइट लिमिटेड, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसको दिया गया है द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023, और इनको अवार्ड दिया गया है अंडर द कंस्ट्रक्शन कैटेगरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स इन इट्स ऑपरेशंस। तो इनोवेशन सेफ्टी के लिए इनको इस बार का दिया गया है द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये करेक्शन मत करिएगा, ये सही है। ये एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कंसल्टिंग में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में माहिर है, और इसे ये अवार्ड दिया गया, दैट इज़ अ सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड, और ये दिया गया अंडर दी कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में इनको ये अवार्ड जो है वो आपका दिया गया है। फिर दोस्तों NABARD और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर ये इंडिया में एग्रीकल्चर इनोवेशन लाएंगे बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, इसके लिए 3 फैक्टर्स पे काम होगा, इनफैक्ट 3 MOUs पे काम होगा। पहला MOU है आपका ओपन सोर्स डेटा शेयरिंग पर। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर डेटास को अपने शेयर करेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, जो ट्रांसफ़र है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, वो बेहतर हो सके। फिर पॉलिसी फ्रेमिंग सपोर्ट होगा, दोनों लोग आपस में मिलकर जो अग्रेरियन पॉलिसी हैं, जो कृषि पॉलिसीज़ हैं, कैसे फ्रेम करनी है उनको करेंगे, ताकि जो भविष्य है एग्रीकल्चर का वो बेहतर हो। तीसरा डिजिटल पब्लिक गुड्स, प्राइमरी फोकस जो है इस पूरे डील का वो ये है, कैसे हम डिजिटल पब्लिक गुड जैसे कि डिकरा उसको पब्लिक तक ले जा सके। अब डिकरा क्या होता है? डिकरा बेसिकली है डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। डिकरा का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा डेटाबेस जो हमें बता सके, हमें भी और फार्मर्स को भी, कि उस वेदर में हम डेटा के आधार पर कैसे एक्टिविटी करें, कैसे अपने कार्य को चेंज करें, कैसे अपने खेती को चेंज करें, कैसे अपने पॉलिसी को चेंज करें। तो चाहे वो फार्मर लेवल पे हो, चाहे वो एक कंपनी लेवल पे हो, डिकरा एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा आपको रियल टाइम डेटा देगा जो कि क्लाइमेट के हिसाब से आपको एक्टिविटी करने का एक आइडिया, एक पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन जो है वो आपका प्रोवाइड करेगा। तो इन 3 मुद्दों पर खासतौर पे ओपन सोर्स डेटा, पॉलिसी फ्रेमिंग सपोर्ट, डिजिटल पब्लिक गुड्स, इन पे ये काम आपका करेगा। ठीक है, NABARD की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। NABARD 82 में बना आपका, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और शिवाजी जो है वो इसके इस समय करंट में चेयरपर्सन है। फिर दोस्तों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने डायरेक्ट किया है द इकोनॉमिक स्पेशल जोन मॉनिटरिंग कमिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल कॉटेजेस इन बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उन्होंने कहा है कि जो EAZ कम्युनिटी है, EAZ क्या है? EAZ बेसिकली ऐसे एरियाज हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, है ना, कोस्टल एरियाज में जो आपका सागर के तट के पास जो पूरा एरिया है वो हो गए, वहां पर कंस्ट्रक्शन एक लेवल के बाद अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप एक्शन लें उन कॉटेजेस पे जो इस रिजर्व में बनाए गए हैं, उन पे एक्शन लें। अब मैंने इसलिए बताया आपको बिकॉज इसमें जो रिजर्व है ना वो बन के स्टार्टिंग जी के, दैट इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका है इन मैसूर और चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उसके बीच में पड़ता है ये। एज अ टाइगर रिजर्व ये वर्क कर रहा है, 73 से वर्क कर रहा है, और खासियत ये है कि इट इज द लार्जेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स इन साउथ एशिया। सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की वो इसी रिजर्व के अंदर पाई जाती है। अब दोस्तों आते हैं होमवर्क पर। ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स का ऑफलाइन मोड में सितंबर 2023 में?
कौन सी कंट्री मिलिट्री फोर्स ने अनवेल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वॉल्कायरी? कौन सा रेसिंग ड्राइवर ने क्लिंच किया डच ग्रांड प्री फॉर द थर्ड ईयर इन रो? प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन जो है वो कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑफ विच एलिमेंट इन द मून सरफेस? इसका जवाब दे दीजिएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये रहा हमारा स्कैनर, इसको स्कैन कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम का हमारा ग्रुप का नाम है, चैनल का नाम है, और ये सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है। लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो पीडीएफ है और जो और कंटेंट में देता रहता हूँ वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।